हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि मेसी के दम पर अर्जेंटीना 36 साल बाद बना विश्व चैंपियन। इससे पहले 1986 में यह कारनामा किया गया था मैराडोना की कप्तानी में, जब उन्होंने विश्व कप जीता था। उसके बाद 36 साल बाद अर्जेंटीना ये कारनामा कर पाई है और सब कुछ हुआ है जो मेसी हैं उनकी कैप्टनशिप में। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था और मैंने खुद इस मैच को पूरा देखा। इसमें जो 90 मिनट का टाइम होता है उसमें दोनों टीमें दो दो के गोल से बराबर थीं। उसके बाद इन दोनों टीमों को 30 मिनट का यानी मैच में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया जिसमें कोई गोल नहीं हो पाया। उसके बाद जब 15 मिनट का समय दिया गया तब लगभग 8वें मिनट में मेसी द्वारा गोल कर दिया गया। तो ये बढ़त जो है वो 3-2 की हो गई। लेकिन उसके बाद 14वें मिनट में फिर से फ्रांस द्वारा गोल कर दिया गया, तो ये फिर से मैच 3-3 का हो गया। उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा ये मैच संपन्न हुआ जिसमें अर्जेंटीना को विजय मिली और फ्रांस जो है वो 19 यानी कि फ्रांस 60 साल बाद लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना उसका टूट गया। इससे हालांकि दो ही टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 बार विश्व कप जीता है। आपको पता होगा कि विश्व कप 2018 फ्रांस ने जीता था। अगर वो इस बार इस विश्व कप को जीत लेता तो लगातार 2 बार विश्व कप वो जीत लेता। अभी तक ये सिर्फ 2 देश कर पाए हैं। 1934 और 1938 में जीता था इटली ने। उसके बाद ब्राजील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 बार विश्व कप जीता था। फ्रांस का ये सपना भी टूट गया। और इसमें किसको क्या मिला है वो हम स्पोर्ट्स पेज में देख लेंगे। हालांकि यहां पर भी दिया गया है, देख लेते हैं। गोल्डन बॉल दिया गया है लियोन मेसी को जो अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट दिया गया है काइलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के हैं क्योंकि सर्वाधिक गोल इन्होंने ही किए हैं। गोल्डन ग्लब यानी कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अर्जेंटीना के एमबी मार्टिनेज को दिया गया है और यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना के हैं उन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नौसेना में शामिल हुआ विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाओ। देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। युद्धपोत पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं तैनात। अत्याधुनिक सर्विलांस रडार से सुसज्जित हैं जो लक्ष्य का पता लगाकर भेदने में सक्षम है। स्वदेशी रॉकेट लॉन्चरों के कारण यह पोत पनडुब्बी के विरुद्ध भी मोर्चा लेने में सक्षम है। इसकी स्टिल्थ तकनीक इसे दुश्मन देशों के रडारों से बचाए रखने में सहायक है। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों प्रकार के युद्धों में कामगार साबित होता है। इस युद्धपोत पर बेहद खराब मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। COP15 भारत ने जैव विविधता के लिए की कोष बनाने की मांग। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP15 में भारत ने कहा है कि विकासशील देशों की जैव विविधता को हुए नुकसान को रोकने के लिए एक नया एवं समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इससे नुकसान की भरपाई हो सकेगी। भारत ने यह भी कहा है कि जैविक विविधता का संरक्षण साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन प्रकृति पर भी असर डालता है। सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक नया और समर्पित तंत्र बनाने की आवश्यकता है। ऐसा कोष जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है कि भविष्य में दुनिया के लिए पोत बनाएगा भारत। देखिए स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाओ रविवार को भारतीय सेना में शामिल हो गया। इस मौके पर नौसेना बंदरगाह पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ INS मोर मुगाओ युद्धपोत डिजाइन और विकास के भारत की उत्कृष्टता का प्रमाण है। हमारा उद्देश्य भारत को स्वदेशी जहाज निर्माण केंद्र बनाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भारत दुनिया के लिए पोत बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर मुगाओ की
खूबियां बताते हुए कहा कि यह भारत में बना अत्यंत शक्तिशाली युद्धपोत है। इसके शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों से सुसज्जित मिसाइल वाहक पोत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत अगले साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड आपको पता होगा किन देशों का संगठन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। इसमें जो राजदूत हैं भारत में, जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने रविवार को कहा कि जापान के विदेश मंत्री इस अवसर पर भारत का दौरा करेंगे। जापान के दूत ने कहा कि उन्हें खुशी है कि विदेश मंत्रियों की बैठक में मेजबानी भारत करने जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा है जिस पर भारत और जापान मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और जापान के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस महीने G20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है। जनवरी में जापान G7 की अध्यक्षता भी संभाल लेगा। इसलिए G20 और G7 की अध्यक्षता के तहत भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण होंगे। क्वाड संगठन के बारे में आपको बता दें कि क्वाड जो है वो आप कह सकते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में या हिंद महासागर में जो चीन का दबदबा है उसको कम करने के लिए ये संगठन बनाया गया था और चीन ने इसका विरोध किया था। चीन का कहना था कि ये एक सैन्य संगठन है जो चीन की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। भारत ने हमेशा या चारों देशों ने इसका विरोध किया, खंडित किया है इस बात को, क्योंकि चीन इसकी तुलना, क्वाड की तुलना नाटो से करता है जो कि सैन्य संगठन है और चीन ने हमेशा इसका विरोध ही किया है क्वाड का। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चलिए तो अब आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज की पहली न्यूज है, दावे प्रतिवादे में फंसे कई हाईवे प्रोजेक्ट। संसद की एक स्थायी समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय और ठेकेदारों के बीच विवादों के कारण परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई है। इस बीच हर्जाने के प्रतिदावों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में ठेकेदारों के 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का उल्लेख किया गया है। यह आंकड़ा कुछ अन्य प्रोजेक्टों को मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। हर्जाने का दावा करने वाले ठेकेदारों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी काम में देरी को लेकर प्रतिदावा किया है। यह राशि भी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट न्यूज है, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों और व्यापारिक समुदायों समेत सभी के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कस्टम्स हाउस के नए कार्यालय की आधारशिला कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर काफी ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए। अब आते हैं भट्टी, बिहार के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। देखिए, बिहार कैडर के जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, उन्हें बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है और गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल में सरकार बनाने के लिए दिया गया 7 दिन का समय। नेपाल में हाल में हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण वहां सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। रविवार को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक दलों को 7 दिनों में सरकार गठित करने का निर्देश दिया है। सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं उसके मद्देनजर संकेत मिल रहे हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल के माओवादी केंद्र के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। नेपाल की 275 सदस्यों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 138 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। देश में सत्तारूढ़ रहे गठबंधन को चुनाव में बहुमत के लिए आवश्यक सीटों में से महज 2 सीटें कम मिली हैं। नेपाल में राष्ट्रपति को
अधिकार है कि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत ना मिलने पर वह किसी भी सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स पेज पर। हालांकि सभी न्यूज़ आपको बता दी गई है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपको बता दी गई है। तो ये आज का यानी 19 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।